My dear students, welcome at Captain Batra classes. I expect that all of you are fine and enjoying your studies. Since all you know that nowadays I am teaching you verb. In today's lecture, I am going to teach you about infinitive. आज मैं आपको infinitive पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आप जानते हैं infinitive ये वर्ब का पार्ट है और वर्ब में मैंने कुछ रूल्स इसके पहले आपको पढ़ाए थे और इसके बाद इन्फिनेटिव और जेरंड ये मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसमें सबसे पहले मैं इन्फिनेटिव को डील करूंगा और इन्फिनेटिव हम कैसे बनाते हैं, कहां कहां पर हमें इन्फिनेटिव को यूज करना है, इन सारी चीजों को अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा और आप इनको ध्यान से सुनेंगे और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हम किसे कहते हैं? ज्यादातर विद्यार्थियों को यह आइडिया होता है कि इन्फिनेटिव हम किसे कहते हैं। Infinitives are often formed by adding to the base form of the verb। यानी इन्फिनेटिव हम कैसे बनाते हैं? तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या ओरिजिनली इसको प्रेजेंट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है यानी इसकी जो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म में अगर हम क्या जोड़ दें? बेस फॉर्म में अगर हम टू जोड़ देते हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू जोड़ दिया जाए तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे ही वॉन्ट्स टू गो। अब इस सेंटेंस में आप देखिए यहां जो टू गो लिखा हुआ है ये क्या है? इन्फिनेटिव है। और दूसरे एग्जाम्पल में दे वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, इसमें जो टू गेट है इसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। तो मैंने आपको यह बताया कि अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है अगर उसमें हम टू जोड़ देते हैं तो ये वर्ब इन्फिनेटिव का काम करने लगती है। हालांकि अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो डिक्शनरी में जितनी वर्ब्स होती हैं सारी की सारी वर्ब्स इन्फिनेटिव के फॉर्म में ही लिखी होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम टू जोड़ देंगे, जैसे ही वॉन्ट्स टू गो में टू गो इन्फिनेटिव है, दे वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस में जो टू गेट है ये क्या है? इन्फिनेटिव है। तो इस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम टू जोड़ करके उसको इन्फिनेटिव बनाते हैं। आइए आगे अब हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल देखते हैं कि वी अर्न टू फुलफिल आवर नीड्स। अब इसमें जो टू फुलफिल लगा हुआ ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है। तो इस प्रकार से ये इन्फिनेटिव हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखते हैं यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव। यानी इन्फिनेटिव जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा करके जो हम इन्फिनेटिव बनाते हैं उन इन्फिनेटिव्स के यूजेस क्या है? पहला देखिए, पहला यह है कि एज अ वर्बल नाउन, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा करके उसको इन्फिनेटिव बनाते हैं तो वो जो इन्फिनेटिव होती है, चूंकि हम वर्ब से बनाते हैं तो वो जो इन्फिनेटिव होती है उसे क्या कहते हैं? द इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज अ वर्बल नाउन। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू जोड़ करके जो इन्फिनेटिव हम बनाते हैं उस इन्फिनेटिव को हम कैसे प्रयोग करते हैं? वो एक वर्बल नाउन की तरह से काम करता है। यानी वो वर्ब से बने हुए नाउन की तरह से
उसको हम यूज करते हैं। इट इज प्राइमरली यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ फिनिट वर्ब। और हम इसको किस प्रकार से यूज करते हैं? जो फिनिट वर्ब होती है, वर्ब के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि फिनिट वर्ब हम किन वर्ब को कहते हैं, नॉन फिनिट किन वर्ब्स को कहते हैं। तो जो फिनिट वर्ब्स होती हैं, उन फिनिट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, जैसे यहां पर जो टू फॉरगिव लिखा हुआ है ये इन्फिनेटिव है, और ये जो इज लिखा हुआ है ये एक फिनिट वर्ब है। तो हमने टू फॉरगिव को इज के सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसका अर्थ यह है कि क्षमा करना ये ईश्वर का काम है। टू फॉरगिव इज डिवाइन। अब यहां जो टू फॉरगिव है ये इज का सब्जेक्ट है, और इस प्रकार से ये एक इन्फिनेटिव है और ये यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, दूसरा है कि टू फाइंड फॉल्ट इज वेरी इजी, यानी दूसरों में गलती निकालना बहुत आसान है। तो अब ये टू फाइंड फॉल्ट, तो आप देख सकते हैं कि जो टू फाइंड लिखा हुआ है ये टू फाइंड ये इज का यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम टू जोड़ करके इन्फिनेटिव बनाते हैं और उन इन्फिनेटिव के यूजेस क्या है, तो पहला मैंने आपको यह प्रयोग बताया कि इसको हम एक वर्बल नाउन की तरह से काम करते हैं, यानी वर्ब के द्वारा बना हुआ जो नाउन होता है वो वर्बल नाउन की तरह से काम करेगा, और ये किसी भी फिनिट वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आएगा। ये इन्फिनेटिव का पहला यूज है। दूसरा हम देखते हैं कि जो इन्फिनेटिव है उसको हम किस प्रकार से यूज करेंगे। एन इन्फिनेटिव मे बी यूज टू क्वालिफाई अ नाउन। वैसे जनरली जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो नाउन को क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन हम किसी इन्फिनेटिव को किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव नो वर्क। अब यहां अगर हम यहीं पर फुल स्टॉप कर दें और हम ये कहें कि आई हैव नो वर्क, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कोई काम नहीं है। अब इसके बाद हमने यहां पर लिखा कि आई हैव नो वर्क टू डू, तो यहां पर आई हैव नो वर्क टू डू में जो टू डू लिखा हुआ है ये वर्क को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो टू डू है ये एक ऐसा इन्फिनेटिव है जो इस नाउन को क्वालिफाई करता है। दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, दिस इज नॉट टाइम टू प्ले। अब यहां पर ये जो आपका टू प्ले है ये टाइम को क्वालिफाई करता है। दिस इज नॉट टाइम, अगर आप सिर्फ इतना ही बोलें कि दिस इज नॉट टाइम तो मीनिंग इज नॉट बीइंग क्लियर, और इसकी मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए हमने जो इन्फिनेटिव यूज किया है टू प्ले, दिस इज क्वालिफाइंग द नाउन टाइम। तो दिस इज नॉट टाइम टू प्ले, इसमें जो टू प्ले है ये टाइम को क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव का अगला यूज क्या है। तो इन्फिनेटिव का अगला यूज यह है कि किसी इन्फिनेटिव को हम वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सम पर्सन्स लिव टू एंजॉय। अब यहां ये जो टू एंजॉय लिखा है दिस इज एन इन्फिनेटिव, और जो टू एंजॉय है वो लिव को क्वालिफाई कर रहा है। सम पर्सन्स लिव टू एंजॉय, तो इस प्रकार से जो टू एंजॉय है ये ये जो है लिव को क्वालिफाई करता है। तो मैंने आपको बताया कि एन इन्फिनेटिव में बी यूज टू क्वालिफाई अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, यानी किसी इन्फिनेटिव को
हम किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने का मतलब है कि उसको प्रभावित करने के लिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इंग्लिश इज इजी टू लर्न। अब ये जो टू लर्न है, दिस इज एन इन्फिनेटिव और ये इजी इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो मैंने आपको ये बताया कि कोई इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का जो तीसरा प्रयोग है वो ये है कि कोई इन्फिनेटिव किसी वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है या कोई इन्फिनेटिव किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है। तो इस प्रकार से ये बातें मैंने आपको बताई कि इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो किस प्रकार से उनका हम यूज करेंगे, इन्फिनेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, इन्फिनेटिव हम कैसे बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम टू जोड़ देंगे तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव को हम किस प्रकार से यूज करेंगे, इन्फिनेटिव को हम वर्ब का सब्जेक्ट बना करके यूज कर सकते हैं। इन्फिनेटिव ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, या किसी इन्फिनेटिव को हम नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव के क्या प्रयोग होंगे। हालांकि इस पर आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक बेसिक बात थी जो मैंने आपको इन्फिनेटिव के बारे में बताया। अब हम लोग ओरिजिनल बात में आते हैं। ओरिजिनल बात का मतलब यह है कि हम इन्फिनेटिव से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। एक क्वेश्चन है कि यू नीड नॉट वरी। यू नीड नॉट वरी जब आप बोलते हैं या अगर आप किसी को बोलते हुए सुनिए तो आप देखिए लोग ऐसे बोलते हैं कि यू नीड नॉट टू वरी, यानी ज्यादातर लोग नीड नॉट के साथ हमेशा टू लगाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम इंफिनिटिव विदाउट टू यूज करते हैं, यानी वो ऐसी वर्ब्स हैं जो काम तो इंफिनिटिव का करती हैं लेकिन हम उनके साथ टू का प्रयोग नहीं करते, और इंग्लिश लैंग्वेज में इनको हम बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव। ये जो वर्ब्स होती हैं ये क्या काम करती हैं, इनको हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं, यानी इनको हम इंफिनिटिव विदाउट टू कहते हैं, क्योंकि जब हम इनका प्रयोग करते हैं उस समय काम तो ये इंफिनिटिव का करेंगी। जैसे यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी में ये जो हमने टू यहां पर नहीं यूज किया हुआ है, दिस इज अंडरस्टूड कि यहां पर टू है लेकिन हम यहां पर टू लिखेंगे नहीं, तो यू नीड नॉट वरी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यू नीड नॉट टू वरी। तो हमारा ये रूल क्या है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे, जिन्हें हम इंफिनिटिव विदाउट टू कहते हैं, उनको हम इंफिनिटिव विदाउट टू कहते हैं। जिसमें पहला यह है कि यू नीड नॉट वरी, जबकि आप लोगों को बोलते हुए सुनेंगे तो वो यही बोलते हैं कि यू नीड नॉट टू वरी। अगर मैंने आपसे पूछा होता ये बोल करके कि यू नीड नॉट टू वरी, दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो मेरे को रिप्लाई यही मिलता कि यू नीड नॉट टू वरी होगा, ये सही है, जबकि नीड के साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे। अगला ये है कि डेयर। डेयर भी एक ऐसी वर्ब होती है, डेयर का मतलब हिम्मत दिखाना, डेयर का मतलब साहस दिखाना। डेयर भी एक ऐसी वर्ब होती है जिसको हम इंफिनिटिव विदाउट टू यूज करते हैं। जैसे हाउ डेयर यू टू टच मी, कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाउ डेयर यू टू टच मी, बल्कि आप क्या कहेंगे, हाउ डेयर यू टच मी। यानी इस प्रकार से हाउ डेयर के बाद, यानी डेयर के बाद आप इंफिनिटिव विदाउट टू का यूज करेंगे। कभी भी आप ध्यान रखोगे डेयर के बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे, नीड के बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे। और आगे देखते हैं, और आगे की जो वर्ब्स हैं इनमें
मेक, सी, लाइक, बिड, ये सभी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे देखिए, आई मेड द हॉर्स रन, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो इसका हिंदी में अर्थ यह हुआ कि मैंने घोड़े को दौड़ाया। आई मेड द हॉर्स रन। जबकि लोग ऐसे बोलते हैं कि आई मेड द हॉर्स टू रन, और आपके एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन भी ऐसे आएगा कि आई मेड द हॉर्स टू रन। आपको ध्यान रखना होगा कि आई मेड द हॉर्स टू रन नहीं होगा, बल्कि आई मेड द हॉर्स रन। इंटरमीडिएट में आपने कॉजेटिव वर्ब पढ़ी होंगी। कॉजेटिव वर्ब में मेक, गेट और कॉज, ये 3 ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। और मेक के बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे। और इस सेंटेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि आई मेड द हॉर्स रन, यानी मैंने घोड़े को दौड़ाया। तो मेक के बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे। दूसरा है सी, न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉल। हम ये नहीं कह सकते हैं कि न्यूटन सॉ एन एप्पल टू फॉल। सी एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद हम इंफिनिटिव विदाउट टू का यूज करेंगे, यानी सी के बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे। सी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम टू इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन सॉ एन एप्पल, न्यूटन सॉ एन एप्पल टू फॉल। हमें ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूटन सॉ एन एप्पल टू फॉल। हाँ, हम ये बात कह सकते हैं कि न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉलिंग, यानी जब हम सी का यूज करेंगे तो सी के बाद हम कभी भी टू फॉल का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके बाद फॉलिंग का यूज कर सकते हैं। यानी सी एक ऐसी वर्ब है जिसको हम इंफिनिटिव विदाउट टू लिखेंगे। यानी हम इसमें क्या लिखेंगे कि न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉल, यानी न्यूटन ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा। तो सी के बाद हम फॉल तो लिख सकते हैं, लेकिन सी के बाद हम टू फॉल नहीं लिख सकते। नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला वर्ड है दे लाइक स्विमिंग। अब अगर मैं स्विमिंग की जगह पर यह लिख दूं कि दे लाइक टू स्विम, यानी हमने लाइक के बाद टू स्विम मीन्स टू से हमने उसके बाद इंफिनिटिव का यूज किया। दे लाइक टू स्विम, देखने में कहीं भी गलत नहीं समझ में आता कि दे लाइक टू स्विम का मतलब वो तैरना पसंद करते हैं, लेकिन लाइक ये एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम जिरन का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन लाइक के बाद हम कभी भी इंफिनिटिव का यूज नहीं कर सकते। हम उसके बाद टू को बगैर बोलेंगे। जैसे दे लाइक स्विम ये बोल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं दे लाइक स्विमिंग, लेकिन लाइक के बाद हम कभी भी टू स्विम का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बिड। बिड का मतलब होता है हिंदी में आदेश देना। हालांकि बिड की कई मीनिंग है। बिड का मतलब आदेश देना होता है, बिड का मतलब बोली लगाना होता है, बिड का मतलब अलविदा कहना होता है, लेकिन यहां जो बिड है इस बिड का मतलब है आदेश देना। तो आई बिड यू डू दिस, अगर इसमें मैं एरर बना दूं और यहां पर लिख दूं कि आई बिड यू टू डू दिस, यानी मैं तुम्हें ये काम करने का आदेश देता हूं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहां जो डू है हमने इसके पहले टू का प्रयोग कर दिया, जो कि गलत है। ये बिड एक ऐसी वर्ब है जिसको हम इंफिनिटिव विदाउट टू, यानी इसके बाद हम टू डू का प्रयोग नहीं कर सकते, इसके साथ हम बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि कुछ और भी वर्ब्स हैं, जैसे लेट, जैसे फील, जैसे हियर।
तो ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद भी हम इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। लेट हिम कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो अब आप देखिए लेट हिम कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आप ये नहीं कह सकते हैं कि लेट हिम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी लेट के बाद आप इंफिनिटिव विदाउट टू का यूज करते हैं। जैसे जब आप ये कहते हैं कि लेट अस गो, ध्यान दीजिए, जब आप ये बात बोलते हैं कि लेट अस गो, तो लेट अस गो का मतलब क्या है? जब आपने ये कहा कि लेट अस गो, तो लेट अस गो में आपने, जब आप लेट अस गो कहते हैं तो लेट अस गो में आपने ये बोला लेट अस गो, यानी ये एक प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस है, और इस इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी आप यहां पर टू का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि लेट के बाद हम इंफिनिटिव विदाउट टू का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से लेट हिम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट नहीं कह सकते, बल्कि लेट हिम कंप्लीट द प्रोजेक्ट, क्योंकि लेट भी एक ऐसी वर्ब है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ब है फील। फील का एग्जांपल आप देखिए, ही फेल्ट समबडी टच हिज पर्स। अब फील एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आप इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करेंगे। ही फेल्ट टू टच हिज पर्स, ये नहीं बोल सकते ही फेल्ट समबडी टू टच हिज पर्स, क्योंकि फील एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ हम इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो ही फेल्ट समबडी टच हिज पर्स। नेक्स्ट वर्ड है हियर। जैसे आई हर्ड हिम सिंग, जैसे मैं अगर इसको हिंदी में कहूं तो इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि मैंने उसे गाते हुए सुना। तो गाते हुए के सेंस में हम इंग्लिश लैंग्वेज में हुए के सेंस में, अगर हिंदी से मैं इसको मैच करूं तो हुए के सेंस में या तो हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं या तो हम जिरन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि आई हर्ड हिम सिंगिंग, आई हर्ड हिम सिंगिंग का मतलब यह हुआ कि मैंने उसे गाते हुए सुना। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज करेक्ट, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आई हर्ड हिम टू सिंग, क्योंकि हियर ये एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम इंफिनिटिव विदाउट टू का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि आई हर्ड हिम सिंग, मैंने उसे गाते हुए सुना। नेक्स्ट, अब ये मैंने आपको ये बातें बताई कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जिनको हम इंफिनिटिव विदाउट टू यूज करेंगे, यानी उनके साथ हम इंफिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आपको कुछ ऐसी भी कंडीशंस देखने को मिलेंगी जहां पर इंफिनिटिव टू का यूज हुआ भी होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि ही वॉज मेड टू सरेंडर। इसके पहले मैंने अभी आपको बताया कि मेक जो है ये एक ऐसी वर्ब होती है जिसको हम इंफिनिटिव विदाउट टू का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बोला था, अगर ये सेंटेंस आप देखिए, ही वॉज मेड टू सरेंडर। अब यहां जो टू सरेंडर लिखा हुआ है दिस इज करेक्ट, यानी यहां मेड लिखा है और इसके बाद हम टू सरेंडर, इसका यूज हम यहां पर करेंगे, ये यहां पर करेक्ट है, यानी सरेंडर टू सरेंडर होगा ना कि सरेंडर होगा। लेकिन अगर इसके पहले मैंने आपको यह बताया था कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर मेड के बाद, मैंने इंफिनिटिव में बोला था कि मेड के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहां पर मेड के बाद टू का यूज होगा। इसका लॉजिक देखिए, अगर वो कंडीशन, कौन सी कंडीशन, व्हेन दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस। ऊपर जितनी वर्ब्स मैंने आपको बताई हैं, जैसे लेट, फील, हियर,
मेक, इन सारी वर्ब्स को अगर आपने पैसिव वॉइस में यूज किया हो, अगर ये सभी वर्ब्स पैसिव वॉइस में आई हो, तो आप उसके बाद टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही वॉज मेड टू सरेंडर, यहां जो टू सरेंडर है ये यहां पर करेक्ट है, क्योंकि जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये पैसिव वॉइस में है। यानी ऊपर जितना मैंने आपको बताया था कि इनके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, वो किस केस में था, अगर ये वर्ब्स एक्टिव वॉइस में हो। अब इसी सेंटेंस को मैं एक्टिव वॉइस में चेंज कर देता हूं। जैसे ही वॉज मेड टू सरेंडर, अगर मैं इसको सेंटेंस में बनाऊं, जैसे मैंने लिखा कि द पुलिस मेड हिम सरेंडर, द पुलिस मेड हिम सरेंडर, मतलब यह हुआ कि पुलिस ने उसको सरेंडर करवाया। अब ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें द पुलिस ये सब्जेक्ट है और जो मेड है ये यहां पर क्या है, वर्ब है, और मेड हिम जो है, यहां ये जो हिम है, ये हिम आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है, और ये जो हिम है ये आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से ये जो यहां आप हिम को मेड हिम सरेंडर में, ये जो सरेंडर है इसके पहले अब आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि यहां पर आप टू का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी वर्ब जो पैसिव वॉइस में यूज हुई हो उसके साथ आप इंफिनिटिव टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो वर्ब एक्टिव वॉइस में होंगी, ऊपर जिन वर्ब्स को मैंने बोला, जब ये एक्टिव वॉइस में होंगी वहां आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही वर्ब पैसिव वॉइस में होंगी, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, माई फ्रेंड वॉज हर्ड टू सिंग। अभी मैंने आपको बताया कि हियर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि आई हर्ड हिम टू सिंग, लेकिन अगर इसी को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया जाए तो आप जानते हैं कि आई हर्ड हिम सिंग का पैसिव वॉइस क्या बनेगा कि ही वॉज हर्ड टू सिंग, यानी उसको गाते हुए सुना गया। अब यहां पर आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज अप कर देंगे तो आप टू का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि ये जितनी वर्ब्स हैं इनको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे तो इनके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम इंफिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करेंगे, और ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम इंफिनिटिव टू का यूज नहीं करेंगे, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके साथ हम इंफिनिटिव टू का प्रयोग कर भी सकते हैं। तो मैंने आपको बोला कि इन सब के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये सारी वर्ब्स पैसिव वॉइस में हो तो आप टू का यूज कर भी सकते हैं। यह बात मैंने आपको बताई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं। अगला जो हमारा रूल है वो ये है कि ये जो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव को अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जब इन्फिनिटिव का यूज कहां कहां पर करते हैं, तो मैंने आपसे बोला कि इन्फिनिटिव को हम यूज करते हैं जब वो वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आता है। इन्फिनिटिव कई बार नाउन को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, या इन्फिनिटिव किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। अब मैं उस बात को, उस पर जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है उस चीज को थोड़ा और डिटेल करता हूं। जैसे इफ एन इन्फिनिटिव इज मेड टू क्वालिफाई अ नाउन, मैंने आपको वहां यह बताया था कि इन्फिनिटिव किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। अब आगे मैं आपको यह बताता हूं कि अगर कोई इन्फिनिटिव किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, आगे पहले इसको पूरा कर लेते हैं कि इफ
एन इन्फिनेटिव इज मेड टू क्वालिफाई अ नाउन, अगर कोई इन्फिनेटिव किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो हमें उसके साथ उसका एप्रोप्रिएट मतलब उचित सही प्रीपोजिशन यूज करना होगा। नियम क्या है? नियम यह है कि अगर कोई इन्फिनेटिव किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसके साथ हमको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज करना होगा। जैसे देखिए, दे हैव नो हाउस टू लिव। अब आप देखो यहां पर ये जो टू लिव है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? हाउस को। हाउस क्या है? ये एक नाउन है। और टू लिव क्या है? ये एक इन्फिनेटिव है। और टू लिव हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ इतना बोलें कि दे हैव नो हाउस टू लिव, उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट। यानी हम टू लिव तक नहीं रह सकते, हमें इसके आगे जाना होगा। आगे जाने का मतलब क्या है कि हमें इसके साथ इसका एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज करना हो। जैसे अगर मैं इसको एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बना दूं तो ये हो गया पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया आपका पार्ट डी। अब आपका ए बी सी डी, अगर यहां से इनको निकाल लिया जाए और ये कहा जाए कि दे हैव नो हाउस टू लिव, तो यहां ये जो टू लिव है ये किसको क्वालिफाई कर रहा? हाउस को। और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा, तो आपको इसके साथ इसका एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भी लेना होगा। दे हैव नो हाउस टू लिव इन। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव अ पेन टू राइट विद। अब आप देखिए यहां ये जो टू राइट है ये फिर से क्या काम कर रहा है? पेन यानी इस नाउन को क्वालिफाई करता है। तो आप ये नहीं कह पा सकते कि आई हैव नो पेन टू राइट, बल्कि आपको बोलना होगा कि आई हैव नो पेन टू राइट विद, क्योंकि पेन जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट को दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। तो यहां पर आई हैव नो पेन टू राइट विद, यानी यहां पर हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, दे हैव मेनी ट्रबल्स टू सफर। अब आप देखो यहां जो टू सफर है ये किसको क्वालिफाई करता है? ट्रबल्स इस नाउन को क्वालिफाई करता है, और हमने इसके बाद सफर के साथ उसका जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है वो हमें यूज करना होगा। तो इस रूल में मैंने आपको यह बताया कि जब कोई इन्फिनेटिव किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो हमें क्या करना होगा? हमें उसके साथ उसका एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज करना होगा। जैसे टू लिव जो है हाउस को क्वालिफाई करता है तो इनका प्रयोग किया। टू राइट ये पेन को क्वालिफाई करता है तो विद का यूज किया। टू सफर जो है ये ट्रबल को क्वालिफाई करता है तो हमने उसके साथ उसका एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज किया। ये मैंने आपको दूसरा रूल बताया। अब हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं, और हमारा नेक्स्ट रूल ये है कि एन इन्फिनेटिव टू कैन बी यूज्ड to qualify two verbs if they are synonymous, otherwise separate infinitive to should be used। तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई infinitive can be made to qualify, अगर किसी infinitive को हमने दो verbs को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया हो, किसके लिए यूज किया हो? टू क्वालिफाई टू verbs। अगर कहीं पर कोई इन्फिनेटिव दो वर्ब्स को क्वालिफाई करता हो, वैसे एक इन्फिनेटिव एक ही वर्ब के लिए यूज होता है या एक ही नाउन के लिए यूज होता है, लेकिन अगर कहीं पर कोई इन्फिनेटिव दो वर्ब्स को क्वालिफाई करना चाहे तो उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि दोनों वर्ब्स को आपस में एक दूसरे की सिनोनिम होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई इन्फिनेटिव हमने इस प्रकार से प्रयोग किया हो कि वो दो वर्ब्स को क्वालिफाई कर रहा हो तो उसकी कंडीशन यह है
कि दोनों वर्ब्स एक दूसरे की सिनोनिम होनी चाहिए, अदरवाइज आपको सेपरेट यानी अलग से इंफिनिटिव टू का प्रयोग करना होगा, अदरवाइज सेपरेट इंफिनिटिव टू शुड बी यूज्ड। जैसे पहला एग्जांपल है कि ही हेल्प्ड मी टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। देखिए, ही हेल्प्ड मी टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। अब यहां पर प्रोग्रेस और प्रॉस्पर ये दो वर्ब्स हैं और ये दोनों ही इंफिनिटिव हैं, लेकिन आप देखिए यहां पर हमने एक बार टू का यूज किया है। जैसे ही हेल्प्ड मी टू प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस करने में, प्रगति करने में उसने हमारी मदद की। अब हमने यहां टू प्रोग्रेस बोला, आगे भी हमें यह कहना चाहिए था कि टू प्रोग्रेस एंड टू प्रॉस्पर, लेकिन हमने दोबारा इसमें टू का यूज नहीं किया। एंड दिस सेंटेंस इज करेक्ट, और ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि प्रोग्रेस और प्रॉस्पर दोनों एक दूसरे की सिनोनिम है। तो अगर दो वर्ब्स एक दूसरे की सिनोनिम हो और एक बार उसमें हमने इंफिनिटिव टू का यूज कर लिया हो, तो वो दोनों के लिए काम करेगा। यानी यहां पर आपको अलग से टू मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ना हो, जैसे दिस लाइज इन योर कैपेबिलिटी, यानी ये आपकी क्षमता पर निहित है, ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? टू सक्सीड और टू फेल। अब ये जो टू सक्सीड है ये किसको क्वालिफाई करता है? ये इंफिनिटिव है, और जो टू फेल है ये भी इंफिनिटिव है। और आप देख सकते हैं कि हमने दोनों में अलग से अलग इंफिनिटिव टू का प्रयोग किया है, क्योंकि दोनों ही वर्ब्स एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है। तो मैंने आपको बोला कि अगर दोनों वर्ब्स एक दूसरे के सिनोनिम हो तो आप एक बार इंफिनिटिव टू का यूज करेंगे और वो दोनों के लिए अंडरस्टूड होगा। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ना हो तो आपको दोनों में अलग अलग इंफिनिटिव टू मेंशन करना पड़ेगा। जैसे दिस लाइज इन योर कैपेबिलिटी टू सक्सीड और फेल नहीं बोल सकते, हमें दोनों में टू सक्सीड और टू फेल कहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम नहीं। तो अगर हम इंफिनिटिव को इस प्रकार से यूज करें कि दो वर्ब्स के लिए वो आ रहा हो, तो उसकी कंडीशन यही है कि दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम होना चाहिए। अगर वो एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है तो दोनों में आपको अलग अलग इंफिनिटिव को मेंशन करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगले रूल में आते हैं, और इंफिनिटिव का हमारा अगला रूल ये है कि अगर हमने प्रीपोजिशन बट और एक्सेप्ट का यूज किया होगा, प्रीपोजिशन बट एंड एक्सेप्ट अगर हमने यूज करे हो तो इनको हम, ध्यान दीजिएगा, इंफिनिटिव विदाउट टू यूज करते हैं। प्रीपोजिशन बट एंड एक्सेप्ट आर यूज्ड इंफिनिटिव विदाउट टू। जैसे आप देखिए, ही डिड नथिंग बट क्राई, लेकिन आप लोगों को ये बोलते हुए सुनेंगे कि ही डिड नथिंग बट टू क्राई। ही डिड नथिंग बट टू क्राई हमेशा बोलते हैं, जबकि ये क्या होगा? ही डिड नथिंग बट क्राई होगा, ना कि बट टू क्राई होगा। ऐसे ही दूसरा देखिए, ही डिड नथिंग एक्सेप्ट माई ऑफर, यानी उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार से यहां ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है ये प्रीपोजिशन है, और यहां ये जो बट लिखा हुआ है ये भी एक प्रीपोजिशन है। और बट और एक्सेप्ट, हालांकि आप जानते हैं कि बट और एक्सेप्ट जो है, बट ये कंजंक्शन का भी काम करता है और बट जो है ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है। तो जहां पर बट को हमने प्रीपोजिशन की तरह से यूज किया होगा, उसके बाद हम इंफिनिटिव विदाउट टू का यूज करेंगे,
जैसे ही डिड नथिंग बट क्राई होगा, ना कि बट टू क्राई होगा, जबकि बोलने में लिखने में लोग ऐसे ही लिखते हैं और बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ही डिड नथिंग एक्सेप्ट माई ऑफर। देखने में ऑकवर्ड लगता है कि एक्सेप्ट माई ऑफर, लेकिन इसके बावजूद भी ही डिड नथिंग बट एक्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, बट एक्सेप्ट माई ऑफर। तो इस रूल में मैंने आपको ये बताया कि बट और एक्सेप्ट ये दोनों ही प्रीपोजिशन है यहां पर, और जब ये प्रीपोजिशन का काम करेंगे तो इनके साथ इनको आप कैसे यूज करेंगे, इंफिनिटिव विदाउट टू यूज करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि हम इंफिनिटिव की डेफिनेशन क्या है, इंफिनिटिव को हम कैसे यूज करते हैं, कहां कहां पर यूज करते हैं, इंफिनिटिव किन किन कंडीशंस में कौन कौन सी वर्ब्स हैं जहां हम इंफिनिटिव विदाउट टू का यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको उसका एक्सेप्शन भी बताया कि वहां पर टू ना आने के बावजूद भी अगर वो पैसिव वॉइस में है तो आप टू का यूज कर भी सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इन्फिनेटिव का जो चैप्टर है वो पूरा आपको ब्रीफ किया, और आप इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। एंड आई थिंक दैट यू वुड हैव गॉट ऑल द कंटेंट्स व्हाटएवर have been taught by me. Thank you.